Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कुछ भी कहने के पहले एक बार मैं जम्मू के समस्त अपने बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यह जम्मू की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ है और आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना का संकट आने के बाद यह वर्चुअल रैली का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने देश के कार्यकर्ताओं से और देश की जनता के साथ संवाद करने के लिए यह प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब भारत की राजनीति डिजिटल दुनिया की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पहले हम लोग सीधे सार्वजनिक सभाओं में संवाद करते थे, आंख से आंख मिलती थी, फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन यह वर्चुअल रैली में संभव नहीं है। फिर भी संवाद का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है और यह वर्चुअल रैली का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। मैं आगे कुछ कहने के पहले मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे शहीद हुए अपने सेना, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं। और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, बहनों भाइयों, मैं उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए भी मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी बतलाया, यह मोदी जी के कार्यकाल का यह पहला वर्ष है, दूसरे कार्यकाल का यह पहला वर्ष है। तो पार्टी ने यह तय किया और हमारे पार्टी की यह परंपरा भी है, जब हम सरकार में होते हैं तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी प्रगति की रिपोर्ट लेकर, अपना लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच सीधे जाते रहे हैं। लेकिन सीधे नहीं जा पा रहे हैं, तब वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का मैं 5 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, बहुत ही संक्षेप में आगे उनकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और जहां पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं, वहीं पर एक बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को ही नहीं बल्कि सारी विश्व को झेलनी पड़ रही है। वह है कोविड-19 की, यानी कोरोना की चुनौती। यह बहुत बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दुनिया के कई विकसित देश इस कोविड-19 के कारण वह लड़खड़ा गए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्राजील रहा हो, चाहे स्वीडन रहा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में इस कोविड के संकट को जिस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, सारे देश ने उस लॉकडाउन का पालन एक अनुशासन पर्व की तरह किया है। बहनों भाई, यदि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की यह घोषणा न की होती तो भारत की क्या स्थिति होती, हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और पीएम मोदी जी ने कोरोना की दस्तक होते ही इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया।
और हमारी सरकार द्वारा जो भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा जो काम हुए हैं, उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूरि प्रशंसा की है। अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को भी हमने इस बीच मजबूत किया है। पीपीई, वेंटिलेटर्स, पीपीई वगैरह जो भारत में बनती नहीं थी, वह बनाने का, बड़ी संख्या में बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और केवल पीपीई का यूज हम भारत में कर रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इस संकट की घड़ी में जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि गोवा के बाद सबसे अधिक टेस्टिंग रेशियो यदि किसी यूटी का रहा है तो जम्मू कश्मीर का रहा है। इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का यहां तक सवाल है, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1984 की, जब भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में 2 सीटें प्राप्त हुई थी, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना प्रारंभ किया था कि भारत से भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संसद में केवल 2 ही सीटें प्राप्त हुई। लेकिन उस समय के हमारे नेता आदरणीय अटल जी अडवाणी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद संकल्प लिया। और आपने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी को 1984 में भारत की संसद में केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, वह भारतीय जनता पार्टी अब भारत में दोबारा अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई है। यानी 2 से लेकर दोबारा तक की हम लोगों ने यात्रा पूरी की है। यानी संकटों और मुसीबतों की चुनौती को स्वीकार करना, यह हमारे स्वभाव में है। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम लोग 1952 में हम लोगों का पहला घोषणा पत्र बना, उसमें भी हम लोगों ने जिन कामों की चर्चा की थी, लगातार जब जब भी चुनाव होते रहे, हम लोग बराबर उन कामों की चर्चा करते रहे। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 370 की, 35A की। लोग यह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात करती है, 35A को समाप्त करने की बात करती है, केवल जनता का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लाती है। और कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी यह लगता था कि शायद हम धारा 370 और 35A को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। यानी हम जो कहते हैं वह करते हैं। आजाद भारत की राजनीति यदि कोई समीक्षा करे, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आज के कुछ वर्षों पहले लोग यह कहते थे, राजनीतिक पार्टियां, नेता आश्वासन जनता को बहुत देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हम भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है और उस संकल्प को धारा 370 समाप्त करके हम लोगों ने पूरा किया है। सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ही इस काम को हमने पूरा किया है। किसी ने कहा है कि मोदी, दर्द की रात गई, गम का खजाना भी गया, मोदी तेरे हिम्मत से यह दाग पुराना भी गया। बहुत पुराना दाग था धारा 370 का मित्रों, वह समाप्त हो गया। पहले जब कभी भी, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा,
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जम्मू कश्मीर का सवाल खड़ा होता था, धारा 370 का सवाल खड़ा होता था, ज्यादातर देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, भारत के साथ ज्यादातर देश खड़े नहीं होते थे। ऐसे बिरले कुछ ऐसे देश होते थे, और विशेष रूप से रूस जो कि भारत के साथ खड़ा होता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है कि इस बार आज दुनिया के देशों में अन्य देशों का समर्थन तो प्राप्त हो ही रहा है, अब मुस्लिम देशों का भी बड़ी संख्या में हमको इस मुद्दे पर समर्थन प्राप्त हुआ है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है। हम कुछ देशों को छोड़ दें, मलेशिया हुआ, तुर्की हुआ, इन देशों को छोड़ दें तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के मुस्लिम देशों का भी हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। पहले आपको याद होगा कि कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे, तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। और मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा, अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, कश्मीर के प्रश्न पर वह कहते थे कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज भी इसी सिद्धांत पर कायम हैं। हमारी नजर में कश्मीरियत में हजरत बल भी है, और हमारी नजर में कश्मीरियत में बाबा अमरनाथ भी हैं, यानी हमारे बर्फानी बाबा भी हैं। बहनों भाइयों, बहुत बड़ा काम इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर किया है। अब तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, जम्मू के लोग इस हकीकत को जानते हैं कि अब भारत सरकार के जितने भी कानून होंगे अब जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी तरीके से लागू होंगे। सफाई कर्मियों को, वाल्मीकि समाज को किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा था, यह आपको मैं बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू और लद्दाख की भी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारी इसके पहले की भी सरकारें कश्मीर को ज्यादा महत्व देती हैं, जम्मू और लद्दाख इन दोनों की उपेक्षा करती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है, और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है, और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है, और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 370 हटने के बाद 1-2 नहीं, जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे यहां तक याद है लगभग 50 बड़े काम 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने घोषित किए हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी एम्स की चर्चा कर रहे थे, आईआईटी की चर्चा कर रहे थे, आईआईएम की चर्चा कर रहे थे, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जम्मू कश्मीर में होना। बहुत सारे राज्य इस हिंदुस्तान में जहां पर कि एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके का एक भेदभाव हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ,
उसको देखते हुए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का भी फैसला किया। यानी सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार में विकास, जम्मू कश्मीर का विकास ये हमारी प्रायोरिटी है, जम्मू कश्मीर का विकास ये हमारी प्राथमिकता है। यह संदेश देने में हम कामयाब रहे हैं। और मित्रों, मैं कह सकता हूं आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे पीओके के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते, या पीओके के लोग भी यह आपसे रश्क करते। आगे क्या होगा, प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों। पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा, हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। मित्रों, धारा 370 का जहां तक सवाल है, एक यह ऐसा कानून था जिसके बारे में जितने पहले के हुक्मरान रहे हैं वो कहते रहे हैं कि यह अस्थायी प्रोविजन है, यह टेम्पररी प्रोविजन है, और इसमें कहीं सच नहीं है। यह प्रोविजन संविधान सभा की मर्जी से नहीं आया था, यह बाद में यह प्रोविजन किया गया था। फिर भी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस धारा 370 को अपने दामन से बहनों भाइयों बांधे रहा। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, यदि धारा 370 आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी तो आपने इस टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट क्यों नहीं बना दिया, इस अस्थायी प्राविधान को स्थायी क्यों नहीं बना दिया आपने, यदि आपको धारा 370 को लेकर इतना बड़ा लगाव था। लेकिन वह नहीं कर पाए। 2014 से लेकर 2019 तक, मित्रों मैं कह सकता हूं, उठाकर देख लीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धन का आवंटन किया है। उसके पहले भी बराबर जम्मू कश्मीर लद्दाख के विकास के लिए सरकार के द्वारा धन आवंटित होते रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारत के अधिकांश राज्यों की अपेक्षा वहां पर अधिक धन दिया जाता रहा है। लेकिन कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? भ्रष्टाचार का जम्मू कश्मीर में बोलबाला था। जो भी पैसा भेजा जाता था, कहां चला जाता था, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। और इस कारण बहुत सारे ऐसे नेता भी थे, अलगाववादी थे, देश विरोधी ताकतें थी। भारत सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे जाते थे, जो धनराशि दी जाती थी, उनके कारण उनके मजे रहते थे। और इसके बावजूद कभी कभी वह पाकिस्तान की भी वकालत करने में चूकते नहीं थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब इस प्रोविजन के हट जाने के बाद अब उन लोगों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। और मित्रों, आपने देखा कि कश्मीर में अब बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। और अब इस कानून के समाप्त हो जाने के बाद क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, क्या क्या होगा, यह मैं बहुत डिटेल में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पीओजे के पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे आए हुए जो लोग थे, वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हुए थे, अब जो अधिकार उनको 70 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अब जाकर वह अधिकार मिला है। माने वह भी अब जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होंगे। इस प्रकार का एक विश्वास, एक भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर के लिए जितना अधिक से अधिक हो सका है धन आवंटित किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ काम जिसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। नौशेरा सेक्टर और आईबी पर रहने वाले लोगों की, जब मैं गृह मंत्री था, जब उस क्षेत्र में मैं गया था तो लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि साहब हमारे लिए बंकर बनने चाहिए, बंकर की सुविधा नहीं है। मुझे रविंद्र रैना जी ने बतलाया कि जो बंकर उस समय स्वीकृत हुए थे, अब वो सब सारे के सारे बंकर बन गए हैं बहनों भाइयों,
और मैं समझता हूं कि लंबे समय से जो यह मांग थी सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, वह मांग पूरी हो गई है। और इतना ही नहीं, आईबी पर रहने वाले यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों की तरह आरक्षण की सुविधा भी अब प्राप्त हो गई है। पंचायती सिस्टम को कितनी ताकत दी है हमारी सरकार ने, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। कभी भी प्रधान हो, पंच हो, सरपंच हो, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है इसकी कल्पना ही नहीं थी। उन्हें जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे सरकार की तरफ से, वह अधिकार कभी प्राप्त नहीं हुए। वह सारे अधिकार हमने दिए। कई नेशनल हाईवे के काम भी वहां चल रहे हैं, यह मुझे बतलाया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस का हाईवे का भी काम अब तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है, इस बात की भी हमको जानकारी दी गई है। मित्रों, मैं यहां पर अनुच्छेद 370 के बारे में एक बात और आपसे मैं करना चाहूंगा, और वह यह करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 जब समाप्त हुआ था तो हमारे बहुत सारे ऐसे विरोधी दल के नेताओं ने यह कहा कि सेकुलरिज्म के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर यह बहुत बड़ा आघात जो है मोदी जी की सरकार ने किया है। यह आरोप उन लोगों ने लगाया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी के दौरान 1976 में जिस समय 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो भारत के संविधान में के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय शेख अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और उस सरकार को कांग्रेस का पूरा समर्थन था। कांग्रेस चाहती थी खुद भी अपनी सरकार बना सकती थी। यहां तक मेरी जानकारी है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो 75 सीटों में 54 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को उस समय कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाई थी। यदि इस सेकुलर शब्द के प्रति, सेकुलरिज्म के प्रति सचमुच उनका लगाव है, सचमुच उनकी निष्ठा है, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के संविधान में भी सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया? इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? बहनों भाइयों, इसके लिए और कोई रिस्पांसिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पांसिबल है तो कांग्रेस की सरकार रिस्पांसिबल है, क्योंकि उस समय यदि चाहती कांग्रेस की सरकार, तो जैसे भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बल में जम्मू या सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया होता। अब इसके बावजूद सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चैंपियन बनने का वही लोग दावा करते हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। बहनों भाइयों, मैं यहां पर हमारी सरकार ने जो 6 वर्षों के अंदर काम किए हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने बहुत सारे बुनियादी काम किए, बहुत सारे बुनियादी काम किए। आजादी का एक लंबा दौर गुजर जाने के बाद भी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को इस हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाली सरकारों ने पूरा नहीं किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह संकल्प लिया कि देश की जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 18,500 गांव आजादी के 70 वर्ष के बाद भी इस हिंदुस्तान में ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और हम लोगों ने कुछ ही महीनों के अंदर इन सारे गांवों में बिजली की व्यवस्था कराई। 2.5 करोड़ लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, उनको हम लोगों ने बिजली का कनेक्शन दिया। यह बुनियादी आवश्यकता। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2022 आते आते अब इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात हम पैदा करेंगे कि एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और इस काम को किया। कोई सोचता नहीं था कि भारत में सभी का अकाउंट खुल सकता है, बैंकों में खाता खुल सकता है, यह कभी कोई सोचता नहीं था।
जनधन योजना के माध्यम से सभी जितने भारत के नागरिक थे सबके खाते खोले गए। 10 करोड़ की संख्या में शौचालय बनाए गए और बहुत सारी चीजें, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, चाहे दुकानों पर काम करने वाले हमारे छोटे मोटे कामगार हों, कारीगर हों, इन सब के लिए पेंशन की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की 60 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद। और सबसे बड़ा काम, और वह काम मैं कहना चाहता हूं दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है, वो आयुष्मान भारत योजना लागू करने का। मित्रों, यह कोई छोटा काम नहीं था आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, लेकिन इस काम को भी हमारी सरकार ने किया है। माने प्रतिवर्ष भले ही कोई झोपड़ी में रहता हो, यदि वह बीमार हो जाता है तो बीमारी के कारण वह दम तोड़ने नहीं पाएगा, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। कभी यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इस काम को भी हम लोगों ने किया है। इस देश के किसानों के लिए भी बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं, बहुत विस्तार में मैं जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। संकल्प है हम लोगों का कि 2022 आते आते हम हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, उसको 2 गुना करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। एपीएमसी एक्ट में भी हम लोगों ने संशोधन किया। एक देश है, एक बाजार होना चाहिए। किसी किसान के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि तुम केवल इसी मंडी में अपना गल्ला बेच सकते हो, बाहर नहीं बेच सकते हो। जहां अच्छी कीमत मिले, अब हमारा देश का किसान वहां जाकर अपने माल को बेच सकता है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी हम लोगों ने संशोधन ला दिया, यानी अब हमारा किसान अपना माल कहीं भी लेकर जाए, जैसे भी जाए, अब कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मित्रों, सब मिला जुला कर देखा जाए तो बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए। यदि मैं उनकी चर्चा करूं तो कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन यह सब सारे विकास के कार्य तो हो ही रहे हैं। हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में पहले 2013 में दुनिया के 9वें स्थान, दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर हमारा भारत खड़ा था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया कि हमारा यह भारत 9वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि हमारा यह भारत आगामी कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। आप भी यह सोचेंगे कि कोरोना के संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कैसे यह काम हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी। देर नहीं लगाई, कई कदम उठाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल सकें, ऐसे कई कदम उठाए। एमएसएमई सेक्टर, सर्वाधिक रोजगार इस सेक्टर में लोगों को प्राप्त होता है। अब मध्यम, लघु और इन सब सारे उद्योगों की, इस लघु और इन सूक्ष्म, इन उद्योगों की परिभाषा बदल दी। इतना ही नहीं, बल्कि उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का भी यह प्रोविजन कर दिया। और यह भी कर दिया कि 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर होगा तो उस टेंडर में कोई विदेशी भाग नहीं लेगा। यह भी हमारी सरकार ने एक मुकम्मल व्यवस्था कर दी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। और बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगामी कुछ वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भी भारत के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसी मंत्रालय का सर्वाधिक यदि बजट यदि होता है तो रक्षा मंत्रालय का बजट होता है। और लंबे समय से बहुत सारे हथियार,
बहुत सारे सेना के लिए साजो सामान हम दुनिया के दूसरे देशों से बराबर इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है, दुनिया के दूसरे देशों से आयात करने का, इंपोर्ट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बल्कि भारत दुनिया में एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाना चाहिए। और यह सिलसिला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। रक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच ज्वाइंटनेस लाने के लिए 15-20 वर्षों से यह मामला अधर में लटका हुआ था। कोई सरकार फैसला नहीं कर पा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए चटपट यह फैसला कर दिया और सीडीएस की हमारे यहां नियुक्ति हो गई। बहनों भाइयों, रक्षा की दृष्टि से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा भारत सुरक्षित है, मैं कहना चाहता हूं। राफेल का नाम आपने सुना होगा। राफेल लेने में गया था। राफेल बहनों भाइयों जुलाई में आ रही है। हमारे वायु सेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ताकत यदि बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने के लिए ताकत नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रक्षा की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को डराने की नहीं है। बहुत सारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बन गया। हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने जिस तरीके से इसको पेश किया भारत की संसद में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन बराबर इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई। यहां के अल्पसंख्यक समुदाय की नागरिकता को समाप्त करने की यह साजिश है। बहनों भाइयों, दृढ़ता के साथ हम लोगों को बोलना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होने पाएगी, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, यदि वह भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का यह प्रोविजन नहीं है। राम जन्मभूमि, इस फैसले के बारे में भी आप जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से यह फैसला आ गया। अब यह मुराद भी हम लोगों की अब पूरी होने जा रही है। तलाके बिद्दत, 3 तलाक कानून, उसको भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि भारत की ताकत, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि अब G7 देशों में भी भारत को शामिल करने का निमंत्रण हमको जो है प्राप्त हो गया है। यह है भारत की प्रतिष्ठा। यह दुनिया के देशों में बड़ी है। इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत चीन सीमा पर लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बड़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जनता के साथ सीधा संवाद
बनाकर रखिए और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी किया है, यह संदेश लेकर हमको गांव-गांव जाना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस समय जन जन तक पहुंचना यह बहुत कठिन काम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर लगाएं। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यह संकट की घड़ी कोरोना के कारण जो पैदा हुई है, कब समाप्त होगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते रहें और हम अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं, यही अपील करते हुए और पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।